अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम या नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का चैप्टर आता है। ये चैप्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में कोई भी नई बात नहीं है। अगर आपको डिमांड सप्लाई आती है, अगर आपको चैप्टर 5 आता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको डायग्राम्स बनाने का है पुराना, तो इस चैप्टर के अंदर आपको कोई नई चीज़ नहीं मिलती। हाँ, आउटपुट गैप नाम एक कॉन्सेप्ट आता है और उसके साथ फुल एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा ये चैप्टर प्योर रीड ओनली है। इसमें आज सच कुछ भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस नहीं हुए। मगर इस चैप्टर की एक अफादियत है कि आफ्टर दिस आउटपुट गैप एंड फुल एम्प्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट और जो अभी हम लोगों ने इन्फ्लेशन को देखा है, इसको ओवरकम कैसे किया जाए, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज़ का क्या रोल है, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और उसी के लिए हमने आज इसको शुरू करके एंड करना है ताकि हम कल फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बात कर सकें। डन? चलो, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपने बचपन में भी पढ़ा था, अभी भी हम लोगों ने देखा था। एक इक्विलिब्रियम कब आता? एक इक्विलिब्रियम कब आता? जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। D इज इक्वल टू S। तो यहां पे भी यही है, बस फर्क क्या है, वहां पे इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई था, यहां पे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, छोटे होते हुए जो आपने डिमांड कर्व देखा था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था कि अपवर्ड स्लोपिंग था? मुबारक हो, ये भी क्या है, क्या वो भी ऐसा ही था? पक्की बात? क्या उसमें भी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको प्राइस मिलती थी, मगर नीचे कुछ और था, क्वांटिटी। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे क्या है, आउटपुट, और कोई चेंज नहीं है। इस एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला भी है। कैस करें क्या होगा फॉर्मूला? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्योंकि देखिए ना, 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म, उसके बाद गवर्नमेंट और उसके बाद फॉरेन ट्रेड, इन्हीं की तो डिमांड है जो एग्रीगेट होनी है। तो एक की डिमांड C, एक की डिमांड I, एक की डिमांड G और एक की डिमांड X माइनस M। तो वही फॉर्मूला जो कि आपने GDP का देखा था, नेशनल इनकम का देखा था, वही कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे भी नजर आते हैं, CIG X माइनस M। बचपन में शिफ्ट और मूवमेंट का फर्क भी पड़ा होगा। शिफ्ट क्या होता है, छलांग मार के ऊपर नीचे खेलना या उसी लाइन के ऊपर डॉट्स के साथ खेलना? छलांग मारना, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो प्राइस के अलावा डिमांड किन किन फैक्टर से चेंज होती थी, जरा बताएंगे मुझे? पॉपुलेशन, टेस्ट, एडवर्टीजमेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, टेक्नोलॉजी, नहीं वो तो सप्लाई होती थी। चलें, इतनी बातें आपको याद हैं। अब इसके कंपोनेंट्स, एक तो प्राइस है और एक अभी हमने देखा CIG X माइनस M। तो अगर C बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। अगर I बढ़ रहा है, अगर G कम हो रहा है तो बढ़ेगा कि कम होगा? गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा कम कर रही है, अपनी स्पेंडिंग्स कम कर रही है, तो कम हो जाएगा। इंपोर्ट ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम के ज़्यादा? एक्सपोर्ट ज़्यादा, एग्रीगेट डिमांड कम के ज़्यादा? यही ये 5 कंपोनेंट्स, CIG X और M। और अगर ये बढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टुवर्ड्स
राइट साइड, ये कम हो रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। बिल्कुल वही बातें जो कि आपने बचपन में पढ़ रखी हैं, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ये AD2 भी बन सकता है और ये वापस आके AD1 भी बन सकता है। AD1 से 2 बन रहा है तो राइट वर्ड है, और जब 2 से 1 में आ रहा है तो लेफ्ट वर्ड। फिर एग्रीगेट सप्लाई, क्या नॉर्मल इंडिविजुअल सप्लाई का कर्व भी ऐसे होता था? क्या यहाँ पे प्राइस आती थी? यहाँ पे क्यू आता था, मगर अब यहाँ पे क्या है? आउटपुट, Y1 और Y2। अच्छा, सप्लाई के फैक्टर्स कौन से थे? लैंड, टेक्नोलॉजी, लेबर, टैक्सेस, सब्सिडीज, कैपिटल। क्या मैं कह दूं कि जितने FOPs हैं वो सारे सप्लाई को हिट करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूंगा ना, तो वो ही FOPs ही हैं जो कि इस सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि चेंज इन लेबर, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो अगर बढ़ रहा है राइट साइड पे जाएगा, कम हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आएगा। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये सारा एरिया रीड ओनली है, प्रोवाइडेड कि आपको इनिशियल डिमांड सप्लाई पता हो। यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब मसले आने शुरू होते हैं, जरा आप थोड़ा सा फोकस काइंडली रखिएगा। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो आपने देखा था वो ऐसे होता है, ये शॉर्ट रन में होता है। अच्छा, डिमांड कर्व जो है ना, एग्रीगेट डिमांड, वो लॉन्ग रन में भी ऐसा ही है और शॉर्ट में भी ऐसा, उसमें कोई चेंज नहीं है। मगर सप्लाई कर्व जब लॉन्ग रन में जाता है तो उसका हुलिया बदल जाता है। उस वक्त ये अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, उस वक्त ये बिल्कुल सीधा है। इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं? ये वर्टिकल है। कौन से एक्सिस के अगेंस्ट? तो शॉर्ट रन अपवर्ड स्लोपिंग और लॉन्ग रन वर्टिकल, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, दिस विल बी माय फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, जरा इसके बारे में काइंडली लिख लें, मैं आपको लिखवाता हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जरा लिख लें जल्दी से। ऐसी सूरत हाल जहां पे इकॉनमी अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है मैक्सिमम कैपेसिटी पे। ऐसी सूरत हाल जहां पे इकॉनमी अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है फुल कैपेसिटी पे, और मज़ीद प्रोडक्शन नहीं की जा सकती, और मज़ीद प्रोडक्शन नहीं की जा सकती, इसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसको हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। शुरू से बोलो। ऐसी सूरत हाल जहां पे इकॉनमी, ऐसी सूरत हाल जहां पे इकॉनमी आगे क्या था? अपने सारे रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर रही है और मज़ीद प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, इसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ पे जो वर्ड एम्प्लॉयमेंट है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लेबर की बात कर रहे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट कैन बी एनी FOP। लैंड अगर सारा का सारा इस्तेमाल हो रहा है, लेबर सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है, मशीनरियाँ सारी की सारी इस्तेमाल हो रही हैं, और एंटरप्रेन्योर के पास मज़ीद पैसा एग्जिस्ट नहीं करता, मज़ीद उसके पास कैपिटल खर्चने को पैसा नहीं है, दैट स्टेट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी।
SBI के पास 10 कमरे हो तो SBI ने एडवर्टाइज़ किया कि हम PRC की रिविजन्स करवा रहे हैं और हर कमरे की कैपेसिटी फर्ज करें 50 कुर्सियों के साथ है, तो टोटल कुर्सियाँ कितनी हैं? 500। 10 कमरे हैं, बच्चे आना स्टार्ट हुए, पहले कमरा फुल, दूसरा कमरा फुल, तीसरा फुल, चौथा फुल, पांचवा फुल, छठा फुल नहीं हुआ, सातवां भी फुल नहीं हुआ, आठवां भी नहीं हुआ, नौवां भी नहीं और 10वां भी नहीं। कहाँ तक फुल हो गए थे? 5। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गई? नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास मज़ीद कमरे सर्व करने के लिए अवेलेबल हैं। अभी मैं शॉर्ट रन में खेल रहा हूँ या मैं लॉन्ग रन में खेल रहा हूँ? मैं शॉर्ट रन में खेल रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट रन में जो कर्व था दैट वाज अपवर्ड स्लोप। मेरे पास अभी आउटपुट बढ़ाने का चांस अवेलेबल है, मगर होगा क्या? होगा क्या? जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड अपनी जगह पे रहती है, प्राइसेस बढ़ेंगी कि कम होंगी? सप्लाई बढ़ रही है, दोबारा सुन लें, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड उतनी है, कम हो जाएंगी। तो कॉलेज को फेवरेबल है ना कि उसके पास क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, वो ज़्यादा बच्चों को सर्व कर पा रहा है, उसका नाम ज़्यादा बच्चों में बन रहा है, और वैसे भी ये रिवीजन तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब है कि वो शॉर्ट रन में अपनी आउटपुट को साथ साथ बढ़ा सकता है, क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग बजा रहा है कर्व। बट जैसे ही 500 की 500 कुर्सियां पूरी हो गई, अब क्या होगा? ज़मीन पे बैठा रहे बच्चों को? नहीं, अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो गया है, मज़ीद खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं है। तो कुर्सी तो दूर की बात है, यहाँ भी हम कहेंगे कि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया, इससे ऊपर हम बच्चों को बिठा नहीं सकते। अब अगर मुझे इसको भी बढ़ाना है तो फिर मुझे यहाँ तो एक नया कमरा बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, या फिर मुझे एक नया कैंपस ही हासिल करना पड़ेगा जिसमें मज़ीद कमरे हों। अगर मुझे पता है कि बच्चों की मज़ीद तादाद इंटरेस्टेड है आने में, वो मैं उस वक्त करूँगा जब मैं श्योरिटी के साथ आऊँगा कि मज़ीद हाँ वाकई में बच्चे आने को इंटरेस्टेड हैं। अगर अगर बच्चे ही इंटरेस्टेड ना हों तो क्या मुझे मज़ीद खर्चा करना चाहिए? नहीं। तो जब आप लॉन्ग रन के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इसको बढ़ाना चाहिए, तो फिर आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए तो आप बहुत बड़े लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि आपका मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, आगे जाके फिर से काम आएगी। तो ये है लॉन्ग रन कर्व पहला, और ये है लॉन्ग रन कर्व दूसरा। ये 1 से 2 में मैं जंप कर सकता हूँ इतनी आसानी के साथ? नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और वो कब करूँगा? जब मैं 100% श्योर होऊंगा कि फ्यूचर में भी ये आवाम मुझे दोबारा से मिलेगी। अगर ये वन टाइम होना है तो फिर तो आगे मेरा लॉस हो जाएगा, तो फिर मैं शायद बाकी आने वाले बच्चों से माजरत कर लूँ कि सॉरी हम आपको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फिर केन्स भाई भी उतर आए मैदान में। केन्स भाई ने आगे अपना एक नया सप्लाई कर्व दे दिया जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये शुरू हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद क्या बन जाता है? वर्टिकल। केन्स कहता है क्या तुम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में बात करते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक ही कर्व देता हूँ, उसमें शॉर्ट रन की भी खसूसियात हैं और लॉन्ग रन की भी खसूसियात हैं। केन्स ने कहा देखो, जब तक तुम्हारे पास कमरे अवेलेबल हैं और तुम अपनी प्राइसेस को बढ़ाना नहीं चाहते तो ठीक है, तुम मजीद कमरे लगाते जाओ, अपने आउटपुट को बढ़ाते जाओ, प्राइस तो कांस्टेंट है। तो अगर पहले मेरी आउटपुट ये है, बढ़ के ये हो जाएगी, बढ़ के ये हो जाएगी, बढ़ के ये हो जाएगी, बढ़ के ये हो जाएगी,
मगर ये भी तो एक लेवल तक ही जाएगी और उसके बाद ये इट विल बिकम जस्ट लाइक लॉन्ग रन, वर्टिकल टू कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। देखिए यहां पे अगर आप बच्चों से चार्ज भी करें ना तो प्राइस पे कोई फर्क नहीं आएगा, बट जहां पे मेरे कमरे सारे भर गए हैं और अगर मजीद कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने भी क्लास लेनी है, अब मैं क्या कहूँगा, आना है तो कुछ लेकर आना है, तभी मैं किसी बच्चे को तुम्हारी जगह पे फिट कर पाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे क्या दे रहे होगे, पैसा दे रहे होगे। तो जब तक मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं ना प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट जैसे ही मैंने वो लॉन्ग रन का टारगेट या फुल एम्प्लॉयमेंट का टारगेट अचीव कर लिया और अब अगर मेरी डिमांड, फर्स्ट करें डिमांड पहले ये है कि प्राइस में कोई चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है, अब प्राइस में चेंज आ रहा है, यस, अब प्राइस मेरी ये है, ये नहीं, अब प्राइस मेरी ये बन जाएगी। तो यहां पे इन्फ्लेशन आनी शुरू होगी, कब, जब आपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया है और मजीद आप इंटरेस्टेड हैं, कस्टमर डिमांड कर रहा, डिमांड कम नहीं हो रही, डिमांड बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है, फिर इन्फ्लेशन आएगी, फिर प्राइस लेवल बढ़ेगा। अदरवाइज जब तक आप नीचे खड़े हुए हैं इसमें तो कोई मसला नहीं। तो केन्स की बात यहीं तक थी। अब आगे देखें, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और लॉन्ग रन, जब तीनों एक जगह पे मिल रहे हैं, दैट इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट वुड बी माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से टॉपिक शुरू होता है आउटपुट गैप का, आउटपुट गैप। इसके बारे में मैं आपको लिखवाना चाहूंगा क्योंकि फिर मुझे कल इन चीज़ों को जोड़ना है, तो ज़रा शुरू हो जाए। कागज़ पेंसिल पकड़ना, ज़रा सफ़ा बड़ा वाला पकड़िएगा काइंडली। हो गया, देखें, आउटपुट गैप इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड potential output. Output gap is basically difference between actual output and potential output. लिख लिया, आगे लिखें उर्दू में। पोटेंशियल आउटपुट से मुराद, पोटेंशियल आउटपुट से मुराद जितना हम सर्व कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना हम सर्व कर सकते हैं इन मैक्सिमम कैपेसिटी, और एक्चुअल आउटपुट इज जितना हम सर्व कर रहे हैं। पोटेंशियल क्या बताया, जितना हम सर्व कर सकते हैं, और एक्चुअल क्या है, जितना सर्व कर रहे हैं। ये फर्क है, सकते हैं और रहे हैं में एक फर्क होता है। देख लिया। तो अब जरा मुझे बताइएगा, एक घर 100 रोटियां बना सकता है, एक घर 100 रोटियां बना सकता है, हकीकत में वो 80 रोटियां बना रहा है, तो पोटेंशियल कितना है,
एक्चुअल में क्या है 20 का ये जो गैप आ रहा है 80 से 100 तक का, ये आपके नज़दीक अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा, आप 24 घंटे पढ़ने की ताकत रखते हैं बट आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे का ये जो गैप आ रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये नेगेटिव है कि आप 100 रोटियां बनाने की ताकत रखते हैं मगर हकीकत में कितनी बना रहे हैं 80। 20 का ये गैप ये शो कर रहा है कि आप अपनी पोटेंशियल पे पूरा उतर नहीं रहे, तो ये नेगेटिव गैप है, लिख लें। जहां पे इकोनॉमी का जो एक्चुअल है वो उसके पोटेंशियल से कम है। एक्चुअल जब पोटेंशियल से कम हो तो नेगेटिव है, एक्चुअल जब पोटेंशियल से कम हो तो ये नेगेटिव बन जाता है। एक्चुअल जब पोटेंशियल से कम हो जाए तो क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। देखिए, अच्छा, घर 100 रोटियां बना सकता है, ठीक, मगर एक दिन अचानक से वो चूल्हा एक्स्ट्रा परफॉर्म कर गया, उससे भी ज़्यादा परफॉर्म कर गया, उसने 100 के बजाय 120 रोटियां बना दी। यहाँ पे एक्चुअल में कितनी बनी है? पोटेंशियल कितना था? 100। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अब जो एक्स्ट्रा 20 रोटियां हम लोगों ने बनाई हैं हम उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, बेच के पैसा कमा सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, तो ये हम कहेंगे पॉजिटिव गैप। ये गैप कौन सा है? पॉजिटिव गैप, जहाँ पे इकोनॉमी एक्चुअल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने पोटेंशियल से। देख लिया? हो गया? एक हेडिंग खोलिएगा, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी गैप। खोली हेडिंग? ये डिफ्लेशन क्या था? अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा। डिफ्लेशन किसे कहते हैं? रिसेशन पीरियड को, रिसेशन पीरियड को। तो रिसेशन पीरियड में जो इकोनॉमी होती है वो अपने टोटल पोटेंशियल पे होती है या उससे अंडर परफॉर्म करती है या उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रही होती है? डिफ्लेशन है, अंडर परफॉर्म कर रही होती है, अंडर परफॉर्म कर। भाई कोविड में क्या हुआ था? जीडीपी गिरी तो अंडर परफॉर्म किया। तो लिख लें ज़रा, डिफ्लेशनरी गैप का दूसरा नाम है नेगेटिव गैप, तीसरा नाम है रिसेशन गैप। पहला नाम डिफ्लेशनरी गैप, दूसरा नाम नेगेटिव गैप, तीसरा नाम रिसेशन गैप। हो गया? तो सामने बोर्ड पे देखिएगा, सप्लाई को हम चेंज नहीं कर रहे। एग्रीगेट डिमांड पहले मेरी यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे था? इस पॉइंट पे था। तो ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी थी। ये मेरी क्या थी? मैक्सिमम कैपेसिटी, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड माय मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। डिमांड कम हो गई,
कोविड में ही हुआ था ना, डिमांड कम हो गई थी, डिमांड कम कर लेते हैं। अब अगला जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, प्राइस बड़ी के कम हुई, कम हुई, आउटपुट कम हो रही है। क्या मैं अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म कर रहा हूँ? कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। मैं अपनी पोटेंशियल से कम परफॉर्म कर रहा हूँ। बेशक प्राइस कम हो रही है, मगर मैं अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा, तो ये कहलाता है नेगेटिव गैप, डिफ्लेशनरी गैप या रिसेशनरी गैप। ये क्या कहलाता है? नेगेटिव गैप, डिफ्लेशनरी गैप या रिसेशनरी गैप, जहां पे मैं आउटपुट से पीछे हूं, आउटपुट से पीछे। मैक्सिमम मेरा पोटेंशियल ये था, चूंकि डिमांड गिर गई तो अब मैं उतना परफॉर्म करने के काबिल नहीं हूं। अब ये जो फर्क आ गया, ये जो फर्क आ गया, ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये एरो कहलाता है मेरा डिफ्लेशनरी गैप। ये एरो क्या कहलाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। अगर आप जल्दी से इसको बना सकें, फटाफट सा, बस जल्दी से बनाना। स्पीड से बस पहले वाई एफ बना लेना, वो आसान है। उसके बाद बस आपने डिमांड कम करनी हो और बाकी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ बना देता हूँ, ये देखिएगा, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, और ये क्या बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। अब इस डिमांड को बस मैंने कम करना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, प्राइस गिर जाएगी, आउटपुट मेरी गिर जाएगी। ये जो ब्लैक से रेड का सफ़र है, नेगेटिव वाला, पीछे की तरफ जा रही कहानी, ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव गैप, रिसेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी। अगली हेडिंग खोलें, पॉजिटिव गैप के साथ लिखें इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। खोलिए हेडिंग, इसमें लिखें जब इकोनॉमी अपनी आउटपुट से, सॉरी, जब इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा परफॉर्म करना शुरू कर दे, जब इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा परफॉर्म करना शुरू कर दे। देखिए, इसी डायग्राम को रिवर्स कर देते हैं। कैसे? अब मैं कहता हूं कि ये जो लॉन्ग रन है वो यहां पे नहीं है, ये यहां पे है, और अब डिमांड रेड से ब्लैक में चली गई है। अब डिमांड रेड से ब्लैक में चली गई, तो आउटपुट मेरा बढ़ेगा, मगर साथ में प्राइस भी मेरी बढ़ जाएगी। आउटपुट मेरा बढ़ जाएगा, साथ ही प्राइस भी मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। तो अभी जो हम लोगों ने इन्फ्लेशन में देखा था वो यही तो था, जहां पे हम लोग डिमांड को बढ़ाते, देखा आपको दिखाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने इन्फ्लेशन सीखी है वो क्या थी? वो यही तो थी।
डिमांड पुल, ये देखें डिमांड ही बढ़ रही थी ना, जब डिमांड बढ़ती जाती है प्राइसेस भी साथ बढ़ते जा रही हैं। इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन निकलती है इसको हमने क्या नाम दिया, इन्फ्लेशनरी गैप, पॉजिटिव गैप। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कल इंशाल्लाह हमने इन गैप के ऊपर काम करना है कि हम कैसे इन गैप्स को ख़त्म करेंगे थ्रू 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब आप लोगों ने क्या करना है, सुन लें, आप लोगों ने चैप्टर 3 एक तो करके आना, ठीक है, 2 आप लोगों ने कल कर लिया था, चलिए अब आप लोगों ने 3 करके आना है, और आपने जाना है चैप्टर नंबर 9 में, और मैंने अभी वहाँ पे एक लिंक भेजा है टैक्सेशन का, ये टैक्सेशन, इसको आपने उस 27 मिनट के लेक्चर से तैयार करके आना। किसको? टैक्सेशन को, क्योंकि ये बिल्कुल रीड ओनली एरिया, हम इसके ऊपर कल टाइम लगाएंगे तो हमारा टाइम ज़ाया हो रहा होगा, तो आपने इसके ऊपर काम करके आना। कल इंशाल्लाह हम लोग 9 के साथ 12 इसको वाइंड अप करेंगे, तो कल टारगेट 9 एंड 12 और मज़ीद बातें करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।